हेलो स्टूडेंट्स, समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत आज हम कीन्स के तरलता पसंदगी सिद्धांत के आलोचनात्मक व्याख्या करेंगे। कीन्स के तरलता अधिमान सिद्धांत में ब्याज को मौद्रिक तत्व के रूप में देखा गया है, जो उचित है। यह सिद्धांत ब्याज के क्लासिकल सिद्धांत से ज़्यादा अच्छा माना गया है, क्योंकि इसमें ब्याज को तरलता के त्याग का प्रतिफल बताया गया है। कीन्स ने बचत और ब्याज के क्लासिकल संबंध को अस्वीकार कर दिया और बचत पर अन्य तत्वों का प्रभाव भी स्पष्ट किया। इस प्रकार उनके अनुसार पूंजी की पूर्ति में बचत केवल एक तत्व होता है, एकमात्र तत्व नहीं। उसने पूर्ण रोजगार को प्राप्त करने के लिए निवेश में वृद्धि का सुझाव दिया। निवेश के बढ़ने से आय बढ़ती है और बढ़ी हुई आय में से ब्याज भी अधिक बढ़ी हुई आय पर बचत भी अधिक की जाती है। इस प्रकार निवेश व बचत आय के परिवर्तनों के माध्यम से परस्पर समान हो जाते हैं। क्लासिकल सिद्धांत में बचत और निवेश की समानता ब्याज के परिवर्तनों के माध्यम से स्थापित होती है, जबकि कीन्स के सिद्धांत में वह आय के परिवर्तनों के माध्यम से स्थापित होती है। इस प्रकार कीन्स ने निवेश व बचत की समानता को आय के माध्यम से स्पष्ट किया है। इन विशेषताओं के होने पर भी तरलता अधिमान सिद्धांत में कई कमियां पाई जाती हैं, जिनके कारण इनकी तीव्र आलोचना की गई है। जैसे सबसे पहले आय का स्तर दिया हुआ है। तरलता अधिमान सिद्धांत में यह माना गया है कि आय का स्तर दिया हुआ है और तरलता अधिमान सिद्धांत आय के एक दिए हुए स्तर पर निर्भर करता है। वह इस बात को नहीं दर्शाता कि आमदनी का स्तर किस प्रकार से निर्धारित होता है, बल्कि वह आय के स्तर को दिया हुआ मान कर चलता है, इसलिए यह एक अपूर्ण सिद्धांत है। दूसरा है, ब्याज की दर अनिर्धारित रह जाती है। कीन्स ने जो आलोचना क्लासिकल सिद्धांत व उधारदेय कोष के सिद्धांत के संबंध में की, वह उसके स्वयं के सिद्धांत पर भी लागू होती है। तरलता अधिमान सिद्धांत में भी ब्याज की दर अनिर्धारित रह जाती है, बनी रहती है। इसका कारण यह है कि तरलता अधिमान अनुसूची आमदनी के स्तर में परिवर्तन होने से ऊपर या नीचे खिसक जाती है। इस सिद्धांत में मुद्रा की पूर्ति व मांग अनुसूचियां आय के स्तर को पहले से जाने बिना ब्याज को नहीं दर्शा सकती। इस सिद्धांत में भी ब्याज की दर अनिर्धारित ही रह जाती है। इसमें तर्क संबंधी कठिनाई यह है कि ब्याज की दर पर सट्टे के उद्देश्य के लिए मुद्रा की मांग का प्रभाव पड़ता है, जबकि सट्टा उद्देश्य के लिए मुद्रा की मांग भावी ब्याज की प्रत्याशित दर से प्रभावित होती है। इस प्रकार वर्तमान ब्याज की दर भावी ब्याज की दर से प्रभावित होती है, जिससे वस्तुतः ब्याज की दर निर्धारित नहीं हो पाती। इसमें भी ब्याज के पूर्व सिद्धांतों की भांति वृत्ताकार तर्क का दोष पाया जाता है। नेक्स्ट आलोचना है, कीन्स ने ब्याज के निर्धारण में वास्तविक तत्वों पर ध्यान नहीं दिया। ब्याज की दर पर पूंजी की उत्पादकता तथा बचत में निहित त्याग या प्रतीक्षा या समय अधिमान का भी प्रभाव स्वीकार किया जाना चाहिए, लेकिन कीन्स ने ब्याज को केवल एक मौद्रिक विषय बनाकर इन वास्तविक तत्वों का महत्व घटा दिया। नेक्स्ट है, बचत के बिना तरलता नहीं। इस सिद्धांत में ब्याज तरलता के त्याग का भुगतान होता है, न कि बचत का, लेकिन बचत के बिना तरलता उत्पन्न नहीं हो सकती। अतः ब्याज की दर पर बचत के प्रभाव को नकारना पूर्णतया उचित नहीं माना जा सकता। तरलता अधिमान सिद्धांत मुद्रास्फीति की दशाओं में विशेष महत्व नहीं रखता, क्योंकि ऐसी परिस्थितियों में लोग अपनी बचतों को संपत्ति व वस्तु के रूप में बदलने में अधिक रुचि दिखलाते हैं
और मुद्रा के रूप में रखने में विशेष रुचि नहीं रखते। मंदी के समय तरलता पसंदगी सट्टे के प्रयोजन के लिए बढ़ जाती है। तरलता अधिमान सिद्धांत में ब्याज के व्यापक सिद्धांत के लिए आवश्यक सभी तत्व जैसे निवेश मांग फलन, बचत फलन, तरलता अधिमान फलन, मुद्रा की मात्रा वगैरह विद्यमान हैं, लेकिन उसने इनको मिलाकर एक निर्णायक व निश्चित ब्याज के सिद्धांत की रचना नहीं की। आगे चलकर हिग्स और हैंसन ने ब्याज के एक नवीन व आधुनिक सिद्धांत का निर्माण किया जो बहुत कुछ कीन्स के द्वारा प्रदान किए गए उपकरणों का ही व्यापक प्रयोग दर्शाता है, लेकिन स्वयं कीन्स इस दिशा में ज़्यादा प्रगति नहीं कर सके। उन्होंने ये काम भावी अर्थशास्त्रियों पर छोड़ दिया। फिर भी हमें कीन्स के तरलता पसंदगी पर ब्याज के निर्धारण पर दिए गए जोर को स्वीकार करना होगा। अतः कीन्स ने कोई ब्याज का पूर्णतया नया सिद्धांत तो नहीं दिया, लेकिन इसे मौद्रिक तत्व के साथ जोड़कर उसने ब्याज के सिद्धांत को एक नई दिशा आवश्यक रूप से दी है। वैसे उधार देय कोषों के सिद्धांत में भी संग्रह या होर्डिंग्स जिसे हम कह सकते हैं की चर्चा शामिल की गई है, जो बहुत कुछ कीन्स के विचारों के अनुकूल है। लेकिन कीन्स ने ब्याज को मौद्रिक तत्व बतलाकर ब्याज के सिद्धांत को एक नया मोड़ आवश्यक रूप से दे दिया है। इससे आर्थिक नीति में मौद्रिक नीति का महत्व बढ़ गया है, जिस पर मौद्रिक अधिकारी का प्रभाव होने के कारण स्वयं उसका वर्चस्व बढ़ गया। यही कारण है कि आज आर्थिक नीति निर्धारण में केंद्रीय बैंक की भूमिका प्रबल हो गई है। यह बात विकसित और विकासशील दोनों प्रकार के देशों पर लागू होती है। थैंक यू वेरी मच।